हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 9th की सीरीज़ चल रही है। उसमें जो हमारी चौथी पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति पोल साइंस, उसका जो मैं ये चैप्टर करा रही थी, फर्स्ट चैप्टर था। पाठ का नाम था समकालीन विश्व में लोकतंत्र। पिछली वीडियो में मैंने ये चैप्टर आधा आपको करा दिया था। लंबा वीडियो होने के कारण मैंने वीडियो बीच में ही रोक दिया था, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको पोल साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको ये वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो चैप्टर किया था उसमें मैंने दो देशों के बारे में आपको बताया था। उनमें से किस तरीके से लोकतंत्र की शुरुआत होती है और किस तरीके से वहाँ लोकतंत्र स्थापित होता है। पहला देश जो था अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के चिले नाम का देश था, और जो दूसरा देश था वो पोलैंड था। पोलैंड में किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना होती है, तो ये मैंने दोनों देश आपको बताए थे। चलिए अब हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र का इतिहास कम से कम 2 शताब्दी पहले शुरू हुआ। जिस तरीके का लोकतंत्र आज हम फॉलो करते हैं वो कम से कम 2 शताब्दी पूर्व 200 वर्ष पहले शुरू हुआ था। आपने अपने इतिहास की किताब में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के विषय में ज़रूर पढ़ा होगा। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है उसके ऊपर, जो बच्चा देखना चाहे, जो स्टूडेंट देखना चाहे वो देख सकते हैं। ये फर्स्ट वीडियो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस जनविद्रोह ने फ्रांस में स्थिर और सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी। पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और बार बार इसे स्थापित किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी वहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुआ था, और वहाँ पर पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान बार बार लोकतंत्र की स्थापना हुई, फिर उस सरकार को हटा दिया गया, फिर राजतंत्र आया। इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहा। परंतु फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र हेतु संघर्ष की प्रेरणा दी। फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, हालांकि वो परमानेंट नहीं हुई थी, लेकिन उससे लोगों को प्रेरणा मिली कि वो भी अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ब्रिटेन में लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी पूर्व ही हो चुकी थी। हालांकि ये पहले ही हो गया था ब्रिटेन में, परंतु वहाँ प्रगति की गति काफ़ी कम थी, लेकिन प्रोग्रेस कम हो रही थी। उसके लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो अच्छी तरीके से नहीं उठाए जा रहे थे। परंतु वहाँ 18वीं और 19वीं शताब्दियों में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों ने राजशाही और सामंत तबके की शक्ति में कमी कर दी। जो भी घटनाएं घटी उससे जो वहाँ का राजा था या जो भी सामंत होते थे उनकी शक्तियों में कमी आ गई। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और 1776 में जो है अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेश जो थे। अमेरिका में उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश वो होता है जिस देश पर कोई दूसरा शक्तिशाली देश शासन कर रहा होता है, तो वो देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश बन जाता है। तो ब्रिटिश उस टाइम ब्रिटेन बहुत सारे जगह पर उसने राज किया हुआ था। तो अमेरिका में जो कुछ ब्रिटिश उपनिवेश थे, कुछ राज्य ऐसे थे, जो कुछ देश ऐसे थे जहाँ पर ब्रिटेन का राज था, उन्होंने 1776 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अगले कुछ ही वर्षों में इन उपनिवेशों ने साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया।
1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूरी दी, लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान का हक पुरुषों तक सीमित था। हालांकि वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हो गया और लोकतांत्रिक संविधान भी बन गया, लेकिन वहाँ पर फिर भी सिर्फ मतदान का अधिकार पुरुषों को मिला। 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्षों प्राय राजनीतिक समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों पर आधारित थी। यह मांग सदा रहा करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया जाए। यूरोपीय देश तब लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते जा रहे थे, वे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं देते थे। यूरोप के जितने भी देश थे उनमें लोकतांत्रिक प्रणाली तो अपना रहे थे, लेकिन मतदान का अधिकार सभी को नहीं मिल रहा था। कुछ ही देश ऐसे थे जिनको वोट देने का कुछ ही देशों में मात्र उन्हीं लोगों को वोट देने का हक था जिनके पास संपत्ति थी, और औरतों को तो वोट का अधिकार मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में रंगभेद की नीति को अपनाया जाता था, काले और गोरे की। तो जो अश्वेत मतलब जो काले लोग थे उनको 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। और लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले सभी वयस्क स्त्री और पुरुष, अमीर गरीब, श्वेत अश्वेत को मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था या सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस स्थिति को कहते हैं जहां पर देश के हर एक नागरिक 18 वर्ष या जो भी आयु कोई देश अपने नागरिकों के लिए निर्धारित करता है। हमारे देश में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, तो उसमें बिना रंग, लिंग, जाति, धर्म के भेदभाव के बिना ही सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। यहाँ दिए गए बॉक्स में दर्शाया गया है कि संसार के किस देश को कब सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किए गए। बुक के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ है और उसमें संसार के सभी देशों को बताया गया है कि कब उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला। सार्वभौमिक मतलब पूरे देश के नागरिकों को, वयस्क नागरिकों को। कुछ देशों के नाम मैं गिनवा देती हूँ। 1893 में न्यूजीलैंड, 1917 में रूस, 1918 में जर्मनी, 1919 में नीदरलैंड, 1928 में ब्रिटेन, 1931 में श्रीलंका, 1934 में तुर्की, 1944 फ्रांस, 1945 जापान, 1950 भारत में संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उस संविधान के अंतर्गत सभी को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया था। 1951 अर्जेंटीना, 1952 यूनान, 1955 मलेशिया, 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 अमेरिका, 1978 स्पेन और 1994 में दक्षिण अफ्रीका। अब 1990 तक न्यूजीलैंड ही एकमात्र एक ऐसा देश था जहाँ के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त था। 1990 तक नहीं, 1900 तक। 1893 से 93 में न्यूजीलैंड को मिला था ना, और उसके बाद रूस में मिला था 1917 में। तो सिर्फ 1900 तक ईस्वी तक न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था जहाँ पर वयस्क मताधिकार प्राप्त था। जो ये देश हैं, इन देशों में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सरकार का चुनाव करता था, जिनमें ज़्यादातर पुरुष ही होते थे। बाकी जो देश थे इनमें पुरुष ही मतदान करते थे। यहाँ अनेक तरह की राजनीतिक स्वतंत्रताएं भी हासिल हो गई थी। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के इन्हीं देशों से मिलकर आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनता है। उपनिवेशवाद का अंत कैसे हुआ? काफ़ी लंबे अरसे तक एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश ही बने रहे। इन परतंत्र देशों के लोगों को स्वतंत्रता पाने हेतु संघर्ष करना पड़ा। मैंने अभी उपनिवेश की डेफिनेशन बताई थी आपको कि जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर राज करता है तो वो जिस देश पर राज कर रहा होता है वो देश उसका उपनिवेश होता है। यह संघर्ष अपने औपनिवेशिक शासकों से आज़ादी का ही नहीं था, बल्कि अपने नेता स्वयं चुनने की चाह भी इसमें सम्मिलित थी। लोग ये तो चाहते थे कि दूसरा देश जो हमारे ऊपर राज कर रहा है वो चला जाए, छोड़ दे हमें किसी तरीके से, लेकिन साथ में उन्हें ये भी था कि हम जो अपना राजा चुने हम वो खुद चुने। हमारा देश उन थोड़े से परतंत्र देशों में से एक था
भारत भी उपनिवेश था ब्रिटेन का, जहां लोगों ने औपनिवेशिक शासन से छुटकारे हेतु राष्ट्रीय संघर्ष किया। इनमें से कई देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपना ली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश थे जिन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपना ली। भारत ने 1947 में स्वतंत्र प्राप्ति की और एक परतंत्र देश से लोकतांत्रिक देश बनने की राह पर चल पड़ा। उसके बाद भारत में अपना कानून बनाने की शुरुआत हो गई थी। यहाँ आज भी लोकतंत्र कायम है और विकसित हो रहा है। उपनिवेश रहे ज़्यादातर दूसरे देशों का अनुभव संतोषप्रद नहीं रहा है। जिस तरीके से इंडिया ने प्रोग्रेस की है, इंडिया में लोकतंत्र है और लगातार विकसित हो रहा है कंटिन्यू, उस तरीके से दूसरे देशों में ये स्थिति नहीं है। पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना के उदाहरण से उपनिवेश रहे देशों के सामान्य अनुभव को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह ब्रिटिश उपनिवेश था। घाना जो है ब्रिटिश उपनिवेश था, जैसे भारत भी ब्रिटिश उपनिवेश था और इसे गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, घाना का पुराना नाम। यह 1957 में स्वतंत्र हुआ। यह अफ्रीका के सर्वप्रथम आज़ाद होने वाले देशों में से एक था। अफ्रीका में जो उपनिवेश थे ब्रिटिश उपनिवेश, उनमें से जो सबसे पहला देश जो आज़ाद हुआ था वो घाना ही था। इससे कई अफ्रीकी देशों को स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। घाना की स्थिति देखने के बाद अफ्रीका के और देशों में भी स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हो गया। एक सुनार के पुत्र और अध्यापक रहे वामे एनक्रूमा ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। सुनार के पुत्र थे और खुद अध्यापक रहे थे वामे एनक्रूमा। उन्होंने घाना को स्वतंत्र कराने में, वहाँ की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया होगा। आज़ादी के पश्चात एनक्रूमा घाना के पूर्व प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। एनक्रूमा स्वयं, जिन्होंने उनको घाना को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई थी, वो वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने। ये जवाहरलाल नेहरू के मित्र और अफ्रीका के लोकतंत्रवादियों के लिए एक आदर्श पुरुष थे, परंतु वे नेहरू के पद चिन्हों पर नहीं चल सके। उन्होंने स्वयं को आजीवन राष्ट्रपति के तौर पर चुनवा लिया, परंतु कुछ समय बाद ही 1966 में सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया। घाना की तरह ही ज़्यादातर अफ्रीकी देशों का रिकॉर्ड तकरीबन ऐसा ही रहा है। मतलब वहाँ लोकतंत्र तो स्थापित हो गया, लेकिन सरकार फिर बाद में जो है लोगों को पसंद नहीं आई और उनका तख्ता पलट कर दिया गया। पिछली वीडियो में हमने बताया था तख्ता पलट का मीनिंग क्या होता है। और जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई थी, वहाँ लोकतंत्र लंबे समय तक कामयाब नहीं रह सका। लोकतंत्र की दिशा में अधिक तेजी से कदम बढ़ाने का सिलसिला लैटिनी अमेरिका के कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के साथ 1980 के पश्चात शुरू हुआ। अमेरिका के देशों में ये चीज़ जो है 1980 के पश्चात शुरू हुई। 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखरते की ही यह प्रक्रिया और तेज हुई। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना होनी शुरू हुई। पोलैंड वाली कथा से हमने पाया था कि सोवियत संघ अपने पूर्व पड़ोसी पूर्व यूरोपीय साम्यवादी देशों पर नियंत्रण रखता था। 1989 और 90 के दौर में पोलैंड और कई दूसरे देश सोवियत नियंत्रण के बाहर हो गए। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई। अंततः 1991 में सोवियत संघ स्वयं भी बिखर गया। सोवियत संघ गणराज्यों से मिलकर बना था। ये सभी स्वतंत्र देशों के तौर पर सामने आए। इनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई और सोवियत संघ के टूटने का विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस अवधि में भारत के पड़ोस में भी कई बड़े परिवर्तन हुए। 1990 के दशक में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक सत्ता की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। पहले बांग्लादेश में सैनिक शासन था और लोकतंत्र अपनाया गया, और पाकिस्तान में भी। नेपाल में राजा ने अपने कई अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और स्वयं संवैधानिक प्रमुख बने रहे, परंतु ये परिवर्तन स्थायी नहीं थे। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में पुनः सैनिक शासन कायम कर लिया। 2005 में नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को हटाकर पिछले दशक के लोगों को दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। मतलब वहाँ दोबारा से राजतंत्र स्थापित हो गया। परंतु 2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत हुई। राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों में कमी कर उसे सिर्फ नाम मात्र का शासक
बना दिया, लेकिन 2008 में पाकिस्तान पुनः प्रजातांत्रिक बन गया और नेपाल राजशाही को समाप्त करके प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में उभर आया। इस अवधि में निरंतर नए देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने या उसकी चाह बढ़ने की प्रवृत्ति ही विशेष रही और यह दौर अभी चलता रहा। सन 2005 तक लगभग 140 देशों में बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव कराए जाते थे। यह तादाद पहले कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं रही। पहले अलोकतांत्रिक रहे 8 से अधिक देश 1980 के बाद से लोकतांत्रिक प्रणाली की तरफ आकर्षित हुए, परंतु आज भी अनेक देशों में लोग न तो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं और न ही वे अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं। वे अपने वर्तमान और भविष्य के विषय में बड़े निर्णय भी नहीं ले सकते। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, ऐसा ही एक देश है। यह 1948 में ही औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ और इसने लोकतंत्र को अपनाया, परंतु 1962 में सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का खात्मा वहाँ पर भी हो गया। 1990 में तकरीबन 3 सालों बाद पहली बार चुनाव हुए। 30 सालों बाद चुनाव हुए। आंग सान सू ची के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, पर म्यांमार के सैनिक शासकों ने सत्ता त्यागने से इनकार कर दिया और चुनावी नतीजों को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत उन्होंने सू ची सहित चुने हुए लोकतंत्र के हिमायती नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 20 साल तक उनको कैद रही। म्यांमार की सैनिक सरकार की क्रूरता से तंग आकर वहाँ के 6 से 10 लाख लोगों ने अपना घर बार त्याग दिया और अन्य स्थानों पर बतौर शरणार्थी रहे। नज़रबंदी की सजा झेलने के बावजूद सू ची ने लोकतंत्र हेतु अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कहा, ब्रह्मा के लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष है। उनकी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अंततः उनके नेतृत्व में NLD ने 2015 में ऐतिहासिक चुनाव को लड़ा और प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है मैं आपको दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगी। उस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विश्व की राजनीति में क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार लोगों ने अपने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के लिए और लोकतांत्रिक सरकार के लिए संघर्ष किए। कहाँ लोगों को अधिकार थे, कहाँ नहीं थे, किस प्रकार विश्व में लोकतंत्र की स्थापना हुई, किस प्रकार लोगों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार मिला और किस प्रकार बार बार तख्ता पलट होने के कारण लोकतंत्र उन देशों में सफल नहीं रहा। उन देशों की अपेक्षा भारत में लोकतंत्र आज भी सफल माना जाता है, सफल है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।